नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। क़ौमी ख़ुनाए में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पर एक नज़र डालते हैं। अगले 1 साल में मोदी हुकूमत गिर जाएगी, राहुल गांधी का दावा। मोदी हुकूमत को गिराने की साजिश रच रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी का इल्ज़ाम। हिंदुस्तान और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के माबैन आज नई दिल्ली में अहम बातचीत। मुश्किल वक्त में हो रहे मुज़ाकरात के नतीजा ख़ैज़ होने की एस जयशंकर ने जताई उम्मीद। कोलकाता में बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाइयाँ, एक ही वक्त में 19 मुकामात पर चलाए गए बुलडोजर। अवाम में तशवीश, बीजेपी के दौर को करार दिया अलमनाक। मशरक़ी हिंदुस्तान में गर्मी की शदीद लहर, हाई अलर्ट जारी। तेलंगाना में लू लगने से 16 अमवात। नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर इंतशार के जरिए मोदी हुकूमत को गिराने की साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया है। दरअसल मिस्टर गांधी कांग्रेस की अक़लियती मुशावरती कमेटी की मीटिंग में दावा किया कि अगले 1 साल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रुखसती तय है और इसकी वजह बढ़ती हुई माशी बेइत्मीनानी होगी। इन्होंने कहा कि अगले 1 साल में मोदी हुकूमत गिर जाएगी। मिस्टर पात्रा ने मिस्टर गांधी के इस बयान पर रद्दअमल का इज़हार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मिस्टर गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अक़लियती मुशावरती मीटिंग में कहा है कि अगले 1 साल में मोदी हुकूमत गिर जाएगी। ये बयान साफ तौर पर जाहिर करता है कि मिस्टर गांधी इंतशार के जरिए हुकूमत को गिराने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन मुल्क के अवाम उनकी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। निरंतर चुनावों में अपनी पराजय के कारण कांग्रेस पार्टी आज न सिर्फ मानसिक हताशा के दौर से गुजर रही है, परंतु उसी के साथ एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा होती जा रही है। राहुल गांधी का आज का जो बयान या जिस प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अराजकता के द्वारा यह सत्ता परिवर्तन होगा, इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस और असम में, यह हम नहीं कह रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। यानी मुस्लिम लीग का जो स्टैंप है कांग्रेस पे, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अन्य लोग भी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और अब अराजकता के द्वारा सत्ता परिवर्तन का यह जो दुष्प्रयास है, यह दर्शाता है कि अब वो माओवादी हिंसक अराजक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस बयान के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, वह पूरी तरीके से साफ हो गया है। मात्र कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी जी, उनके खुद के मुंह से जो चीजें निकली हैं, अब देश के हर खुददार नागरिक को समझ में आ रहा है कि असली गद्दार कौन है। और आज जिस प्रकार के खतरनाक विषबेल भारत के अंदर और भारत की बढ़ती प्रगति को रोकने के लिए फैलाई जा रही है, और ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा बनती जा रही है। मेरा कांग्रेस से सीधा सवाल है कि आप ये सब कुछ विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन में कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, या अनजाने में आप उनके हथियार बन रहे हैं। इसलिए मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दरमियान दिल्ली में 2 तरफ़ा बातचीत हुई। इसके बाद दोनों लीडर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ईरान जंग, आबनाए हरमुज़, रूस यूक्रेन जंग, तवानाई बहरान, दहशतगर्दी, तिजारत और हिंद बहरुल खित्ते समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मुसलसिल मजबूत हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि मगरबी एशिया, बर्र-ए-सग़ीर, हिंदो-पाक और मशरक़ी एशिया की सूरत-ए-हाल पर भी दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे से मुताल्लिक़ भी बातचीत आगे बढ़ रही है। अमरीकी टीम जल्द हिंदुस्तान आएगी
ताकि तिजारती माहदे के हतमी मसवदे पर काम मुकम्मल किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के सामने दहशतगर्दी जैसे मुश्तरका चैलेंज है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। Secretary Rubio and I have held our bilateral talks this morning. In fact, we are midway through it, and after this presser, we'll be going back for the rest over lunch. But as you can see, we didn't want to keep you waiting, so we decided to come out in between and share a readout. Now, this is the Secretary's first visit to India, but from his very first day in office, we have actually been in regular touch. I think I was one of the first to meet you that day. And this has included occasions in Washington, D.C. and New York, but also on the sidelines of other events. The most recent one was in France. So we've had really a continuous engagement which has facilitated our overseeing the broad-based and growing cooperation between our two nations. Now, as regards this visit and our discussions today and yesterday, let me give you a state of play. In terms of the political understanding between India and the United States, I think we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. Yesterday, during the Secretary's call on the Prime Minister, some global and regional issues were discussed, and in our subsequent meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia. I also shared with him some impressions I had of my recent visit to the Caribbean. And our talks today over lunch will focus on the latest developments in the Gulf. As you all know, a few things have happened or seem to be happening overnight, and also on the Ukraine conflict. And the Indo-Pacific is, of course, on the agenda for the Quad meeting, which we will be doing on the 26th. Where defense and security cooperation is concerned, you're all aware that the 10-year major defense partnership framework agreement was recently renewed. A comprehensive underwater domain awareness roadmap was also signed. We discussed the importance of taking into account the Make in India approach and lessons drawn from recent conflicts while going forward in the defense domain. On the economic front, we spoke about the value of concluding at an early date the final text of the interim agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade. This will be an important step towards a comprehensive bilateral trade agreement which was envisaged during Prime Minister Modi's visit in February 2025. Our expectation is, we had a team recently in Washington, and our expectation is that an American team would be visiting India soon for that purpose. We spent some time today discussing energy issues, and again, you're all aware that our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcomed the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ट्रंप हुकूमत की नई वीज़ा पॉलिसी का दिफा करते हुए कहा कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी इस्लाहात और जदीद कारी के मरहले से गुजर रही है और ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इसे सिर्फ हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत और वहाँ की फ़ौज के साथ अमरीकी ताल्लुकात के बारे में इन्होंने वाज़ेह किया कि उन्हें हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की कीमत पर नहीं देखा जाना चाहिए। आज इतवार को वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मार्को रूबियो ने अमरीका के वीज़ा इंतज़ाम में तब्दीलियों से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में कहा कि अमरीका इमिग्रेशन निज़ाम में इस्लाहात और जदीद कारी कर रहा है और इसे सिर्फ हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं बल्कि आलमी तनाजुर में देखा जाना चाहिए।
in this regard. I take and accept what you've just said about the contribution that Indians have made to the U.S. economy. Over $20 billion have been invested in the U.S. economy by Indian companies. We want that number to continue to increase, and obviously the expertise as well that they've provided to our economy has been very, very valuable. I don't want you to view, or anyone, I made this point yesterday in an interview, the changes that are happening now or the modernization of our migration system into the United States is not focused, it's not India specific, it is global, it's being applied across the world. We are in a period of modernization, and I'll be frank and honest with you because it's important to talk about this. We've had a migratory crisis in the United States. This is not because of India, but broadly, we had over 20 million people illegally enter the United States over the last few years, and we've had to address that challenge. In addition to that challenge, and I think this is true for India, this is true for every country in the world, okay? Everything that you do as a country needs to be in your national interest, and that includes your immigration policy. The United States, I believe, is the most welcoming country in the world on immigration. Every single year, 1 million people, roughly, become permanent residents of the United States and contribute greatly. My parents entered the United States as permanent residents in 1956 from Cuba, and so it's a process that's enriched us. But it has to be a process that's adjusted in every era to the realities of the modern times in which you live. And it's long overdue. So the United States is currently undergoing a process of reforming the system by which we choose how many people come into our country, who comes in, when they come in, etc. Anytime you undertake a reform, anytime you undertake a change in the system by which you admit people, or frankly, anytime you undertake a reform in any system, not just on immigration, there's going to be a period of transition that's going to create, some friction points and some difficulties and so forth. Ultimately, we think when this process is in place, once this process has been modernized, and that's really what it is. We are modernizing the U.S. immigration system for the 21st century so that it is an immigration system that's not just good for the America, but it's also good for the people that are coming. Once we are complete and once we've done the work of modernizing that system, I think we're going to come up with a system, we're going to wind up with a system that's more efficient and even better than the previous system, and in some ways may prove to be even more beneficial than the previous system was to people from India that seek to enter the United States to work and innovate. But obviously there's going to be a period of adjustment along the way. So what I want to leave clear is that the changes, while they may be having a disproportionate impact on a place like India that provides so many high-skilled workers to the U.S. economy, it is not a system that is targeted at India. It is one that's being applied globally. But we're in a period of transition, and like any period of transition, there's going to be some bumps on that road. But we think ultimately our destination is going to be a better system, a more efficient system, one that works better than the one that we had in place previously, and more sustainable. रियासत की बीजेपी हुकूमत की ईमा पर आज कलकत्ता के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर इंतजामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गईं। हुक्काम का कहना है कि गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब बीजेपी हुकूमत की इन कार्रवाइयों ने मगरबी बंगाल के अवाम को तशवीश से दोचार कर दिया है। अवाम का इल्ज़ाम है कि बीजेपी की हुकूमत आने के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर जो पॉलिसियाँ अपना रहे हैं वो आम लोगों के लिए मुसीबत का बाज़ बन गई हैं। Six places. Yeah. What was the major problem in those? Unauthorized constructions? What was the major problem in this building? Are they illegal? Unauthorized. They are not authorized. And we have seen that Abhishek Banerjee's house have also been given notice now. So what action will be taken on that house? It will be taken down the same way the other house has been taken down now. No, the deviations have been asked for. That is different. This is different. मरकजी हुकूमत ने इतवार को अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि जो लोग इस वक्त कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान में रह रहे हैं या वहाँ का सफ़र कर रहे हैं, वहाँ की मुकामी सेहत की एजेंसियों की तरफ से जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करें और खुसूसी एहतियात बरतें। आलमी इदारा सेहत ने इस सूरत-ए-हाल को बैनुल अक़वामी तशवीश की अवामी सेहत की हंगामी सूरत-ए-हाल करार दिया है। सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के पुराने जिमखाना क्लब को अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। सफदरजंग रोड पर वाक़ है और वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के बिल्कुल करीब समझा जाता है। जिमखाना क्लब एक पुराना और बावक़ार क्लब है जो बरतानवी दौर का है। शहरी तरक्की की वजारत ने अब क्लब इंतज़ामिया को हुक्म दिया है कि वो 5 जून 2026 तक अहाते को हुकूमत के हवाले कर दें। हुकूमत की टेक्निकल सेक्शन की एक टीम कब्ज़े के अमल को मुकम्मल करने के लिए साइट पर पहुँचेगी और इसके बाद इलाके को हिफाजती मकासद के लिए महफूज बनाया जाएगा। हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि क्लब इंतज़ामिया पुरअमन तरीक़े से मुक़र्रर तारीख़ पर अहाते को हुकूमती नुमाइंदों के हवाले करे।
अगर ऐसा न किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। दिल्ली जिमखाना क्लब को मुल्क के कदीम तरीन और बावखार क्लबों में से एक समझा जाता है। ये नई दिल्ली के सफदरजंग रोड पर वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के करीब वाक़ है। एक तवील अरसे से क्लब ने ब्यूरोक्रेट्स, फौजी अफसरान, सनतकारों और बाअसर अफराद में एक ख़ास मौजूदगी का लुत्फ़ उठाया है। ये 1913 में बरतानवी हुकूमत में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से कायम किया गया था। आज़ादी के बाद इसका नाम बदल कर दिल्ली जिमखाना क्लब रख दिया गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली NCR को चिलचिलाती गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। पंजाब से उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मशरक़ी हिंदुस्तान तक शदीद गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में सूरज गोया आग बरसा रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा और प्रयागराज में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत अभी 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। कई अजला में दर्ज हरारत 45 डिग्री के आसपास है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 3 रोज़ तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 6 दिन बाद हल्की या दरमियानी बारिश हो सकती है। दरियासना शदीद गर्मी की लहर की जद में आने वाले तेलंगाना में इस मौसम में अब तक गर्मी के सबब 16 अमवात वाक़ई हुई हैं। अगले 4 दिनों तक जनूबी हिस्सों, शुमाल मशरक़ी रियासतों और मशरक़ी हिंदुस्तान के मलखा साहिली इलाक़ों में भी मूसलाधार बारिश की तौक़्क़ो है। मुंबई में ख़राब मौसम की वजह से इंडिगो की फ़्लाइट को शिरडी की तरफ मोड़ना पड़ा। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। अगले 1 साल में मोदी हुकूमत गिर जाएगी, राहुल गांधी का दावा। मोदी हुकूमत को गिराने की साजिश रच रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी का इल्ज़ाम। हिंदुस्तान और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के माबैन आज नई दिल्ली में अहम बातचीत। मुश्किल वक्त में हो रहे मुज़ाकरात के नतीजा ख़ैज़ होने की एस जयशंकर ने जताई उम्मीद। कोलकाता में बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाइयाँ। एक ही वक्त में 19 मुकामात पर चलाए गए बुलडोजर। अवाम में तशवीश, बीजेपी के दौर को करार दिया अलमनाक। मशरक़ी हिंदुस्तान में गर्मी की शदीद लहर, हाई अलर्ट जारी। तेलंगाना में लू लगने से 16 अमवात। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।